नमस्कार दोस्तों। तो मैं दिनेश मिश्रा मंथन एकेडमी में आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ टेस्ट सीरीज फर्स्ट का विश्लेषण लेकर। तो दोस्तों, जैसा मैंने टेस्ट सीरीज शुरू होने के पहले आपको एक वीडियो में बताया था टेस्ट सीरीज क्यों और टेस्ट सीरीज क्या। तो हम क्यों टेस्ट सीरीज में बैठते हैं और टेस्ट सीरीज में बैठते हैं तो क्यों हमारे टारगेट को डिसाइड करता है और वो टारगेट कैसे पूरा होगा उसको अपन लेके आगे चले थे दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पहली टेस्ट सीरीज हो चुकी है जिसके हमको आंसर कॉपियां मिल चुकी हैं। तो आज उन आंसर कॉपियों का विश्लेषण लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो उस उदाहरण से आप लोग भी समझ पाएंगे कि क्या हमसे गलतियां होती हैं और क्वेश्चनों को कैसे डील किया जाता है। तो दोस्तों, प्रारंभ करते हैं हम टेस्ट सीरीज लेक्चर नंबर 1। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमने टेस्ट में लॉन्ग क्वेश्चन दिया था, दोस्तों हमें ज्यादा सुधार की आवश्यकता एक्चुअली लॉन्ग क्वेश्चन में ही है। 3 नंबर वाले क्वेश्चनों में हमें 4 इन्फॉर्मेशन लिखनी रहती है, 2 एनालिटिकल और 2 फैक्चुअल। मतलब एक ये औसत है, कोई ऐसा कोई रूपरेखा कोई वो नहीं है। क्वेश्चन की प्रकृति के अनुसार आंसर बनाए जाते हैं। अब मान लो क्वेश्चन सिर्फ सिंपल पूछ लेता है कि इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो सीधा सीधा एक शब्द उसमें भी 3 नंबर मिलेंगे। और पूरा लिखोगे इस पुस्तक के लेखक ये हैं तो भी एल डी वाइट आंसर में 3 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन अगर पूछता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान, तो दोस्तों उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए कि 1-2 फैक्चुअल भी हों और 1-2 विश्लेषण वाली बातें भी हों। तो इस तरह से छोटे आंसर बन जाते हैं। हमको मुख्य रूप से सबसे पहले हम कवर करते हैं बड़े आंसर, जिसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है कि किसी को 10 नंबर मिलते हैं तो किसी को 5 नंबर मिलते हैं तो किसी को 11 नंबर मिलते हैं। इस तरह के आंसर परिवर्तन के वजह से हमारी रैंक परिवर्तन भी हो जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं आंसर कॉपी में कि दोस्तों हमने टेस्ट में दिया था क्वेश्चन, कनिष्क एक महान साम्राज्य निर्माता और कला और संस्कृति का प्रशंसक था, विस्तार से बताइए। तो दोस्तों, ये पार्ट आपका सीधा सीधा आपकी तैयारी का पार्ट है कि आपको कनिष्क के संबंध में आपको याद होना चाहिए कि कनिष्क का साम्राज्य कहां से कहां तक था, उसने साम्राज्य को कैसे जीता, उसने साम्राज्य में कहां से कहां तक क्षेत्रों को अपने अधीन में कर लिया और उसके साथ में कौन कौन सी कलाओं को उसने संरक्षण दिया, कौन कौन सी कलाएं उसके समय पर उदित हुई। गंधार कला हो गया और बुद्ध की मूर्ति वगैरह कला हो गई। बहुत सारी कलाओं को उन्होंने वो किया था, संरक्षण दिया था। साथ में संस्कृति के बारे में भी आपको लिखना है। तो दोस्तों, बहुत क्लीन एंड नीट है इसमें कि आपको उसके साम्राज्य के बारे में भी लिखना है, आपको उसकी कला के बारे में भी लिखना है, आपको उसकी संस्कृति के बारे में लिखना है। दोस्तों, कुछ लड़कों ने, जैसे मैंने 1-2 कॉपी यहाँ पे मार्क की हैं, तो कॉपियों में सीधा सीधा लोगों ने उसके पूरे के पूरे जीवन काल के बारे में लिख दिया है कनिष्क के, कि कनिष्क ने सिक्के चलवाए, कनिष्क ने सोने के सिक्के चलाने वाला प्रथम व्यक्ति था, उसके राजधानी पुरुषपुर थी, मथुरा थी, ये सब चीजें। तो दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन जनरलाइज व्यू में अगर आप प्रस्तुत करोगे तो आंसर के नंबर भी आपको जनरल ही मिलेंगे, औसत नंबर ही मिलेंगे। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए दोस्तों, तो आपके अच्छे आंसर के लिए अच्छे पैटर्न पर लिखना आपको जरूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों, मेरे अनुसार आपको सीधा सीधा इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले एक साम्राज्य निर्माता के रूप में, दूसरा दोस्तों कला के संरक्षक के रूप में, तीसरा संस्कृति के संरक्षक या संस्कृति के समन्वयक के रूप में। तो इस तरह से 3 पैटर्न में देख सकते हैं दोस्तों। और साम्राज्य के बारे में लिख सकते हैं कि अभी तक के जितने भी हमारे साम्राज्य हुए, जितने भी हमारे काल आए, युग आए, हमारे बहुत बड़े बड़े राजा आए, उनमें सबसे बड़े विस्तार का क्षेत्र किसका था? हमारे कनिष्क काल का था। हम से लेके भारत और बैक्टीरिया तक का शासन इसके अधीन था। नदी में देखा जाए तो सिंधु नदी से लेके कावेरी नदी तक, ब्रह्मपुत्र से नदी से लेके यहाँ तक काबुल नदी तक पूरा क्षेत्र सीमित था। तो इस तरह से हम बता सकते हैं उसके साम्राज्य के बारे में। कला के बारे में जो चीजें आपको पता है, सिक्के, मुद्राएं, मूर्ति कला, गंधार कला, उसके बारे में बता सकते हैं। और संस्कृति के बारे में जो आप जानते हैं दोस्तों, ये बता सकते हैं। ये पैटर्न है दोस्तों। मैं ज्यादा बकवास पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। मैं बहुत सारी ज्ञान की बातें करने लगूं तो अभी मैं आपको कनिष्क और पूरा कुषाण पढ़ाना चालू कर दूं और फिर बोलूंगा कि इसकी तरह तैयार करो। तो दोस्तों, मैं इस तरह से क्या क्या पढ़ाऊंगा आपको, या कौन कौन से लेक्चर आप अटेंड करोगे। आज कनिष्क है, अशोक है, समुद्रगुप्त है, विक्रमादित्य है। तो दोस्तों, मैं ये सब बातें
करके यहाँ पर आपका अमूल्य समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैं केवल उस बात को लेकर करूंगा जो हम इंप्रूवमेंट के लिए कर सकते हैं और जहां पर आपका 1 और 1.5 नंबर बढ़ सकता है। तो दोस्तों अब हम इस पे आते हैं, इंप्रूवमेंट की बात करते हैं दोस्तों। तो सीधा सीधा क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया है दोस्तों कि कनिष्क एक महान सम्राट था और दोस्तों इसके आधार पर दोस्तों अब हम बात करते हैं किसकी, इंप्रूवमेंट की, कि दोस्तों हम इंप्रूवमेंट के लिए क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों चलो मैं आपको बताता हूं इंप्रूवमेंट के लिए क्या किया जा सकता है। क्वेश्चन तो आपको दिमाग में दोस्तों, क्वेश्चन क्या था कि कनिष्क के महान साम्राज्य के बारे में, कला के बारे में और संस्कृति के बारे में। तो दोस्तों हम हमको पता है कि अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं हमारे युगों के बारे में दोस्तों, तो सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता, उसके बाद हमारे यहाँ ऋग्वैदिक सभ्यता, उसके बाद हमारे यहाँ मौर्य युग। ठीक है दोस्तों, मौर्य युग के बाद विदेशों से आक्रमण होते हैं, तो बैक्ट्रियन, शक, पार्थियन और कुषाण, इनके आक्रमण हैं और इसमें स्थायी साम्राज्य किसका हो जाता है दोस्तों, कुषाण का, ये आपको पता है। इसके बाद सेकेंड साम्राज्य आता है गुप्त का, और गुप्त का फिर राजपूत काल, जिसमें पूरा हमारा क्षेत्र बिखर जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। तो दोस्तों अगर इसमें देखा जाए तो आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है कि यहां पर सबसे समृद्ध क्षेत्र किसका था। तो दोस्तों सबसे समृद्ध क्षेत्र जो था हमारा वो किसका था, मौर्य काल का। मौर्य काल के बाद आते हैं दोस्तों तो कुषाण काल का था, और कुषाण काल के बाद आते हैं तो दोस्तों गुप्त काल का। तो इस तरह से हम 3 क्षेत्र देख सकते हैं, 1, 2 और 3। तो ये केवल 3 क्षेत्र हैं दोस्तों जो हमको ध्यान में रखना है कि ये 3 क्षेत्र एक महान साम्राज्य के निर्माता के रूप में थे, एक कला के रूप में थे, एक प्रशासक के रूप में थे और एक संस्कृति के संरक्षक थे। तो दोस्तों इन 3 पर ही गौर करना है। सबसे पहली बात, अगर हम इंडिविजुअली पर्सनालिटी पे बात करते हैं तो मौर्य में कौन प्रसिद्ध है दोस्तों, अशोक। ठीक है, कुषाण में कौन प्रसिद्ध है, कनिष्क। और अगर इसकी बात करते हैं, गुप्त काल की बात करते हैं, तो दोस्तों यहां पर चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य या समुद्रगुप्त के बारे में आता है। तो ये 2 लोग थे जो महान साम्राज्य निर्माता थे, जिनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों हम क्योंकि इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो इंप्रूवमेंट कैसे होगा, तो परीक्षा के पहले ये 3 साम्राज्यों को हमको ध्यान में रखना है। तो मेरा कहना यह है दोस्तों, हम पॉइंट की बात पे आते हैं कि हमको एक साम्राज्य के बारे में मौर्य काल का, कुषाण काल का और गुप्त काल का एक मैप पहले से ही तैयार करके रखना है। आप लोगों को इसके लिए बहुत पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, जनरल नॉलेज ही आपके नॉलेज के लिए काफी है। तो दोस्तों सबसे पहले अपन पकड़ते हैं कुषाण। तो कुषाण का कनिष्क, हमको प्री में भी, परीक्षा में भी हमको पहले पता होता है कि कुषाण कनिष्क एक ऐसा साम्राज्य नेता था, एक ऐसा राजा था जिसने रेशम मार्ग पर कंट्रोल किया हुआ था। रेशम मार्ग तो हमको पता है दोस्तों कहां से स्टार्ट होता है, चीन से, और चीन से कहां चालू होता है, अरब तक जाता है। तो ये जो अरब लोग हैं, तुर्की, इटली तक जाता था, ये वाला का पूरा कब्जा में किसका था, कनिष्क का था। तो यही जो क्षेत्र है वो अभी तक सबसे बड़ा क्षेत्र था। तो दोस्तों अब थोड़ी सा हम इसको देखते हैं कि कैसे हम तैयार कर सकते हैं। ये है दोस्तों हमारा वर्तमान इंडिया का मैप। क्लियर है? तो अब थोड़ी सा देखते हैं कि अगर हम बात करते हैं कनिष्क की, तो कनिष्क के समय में दोस्तों ये वाला पूरा क्षेत्र चीन का है। दोस्तों जितना नॉलेज आपको है उतना ही मुझे नॉलेज है, केवल मैं बात कर रहा हूं इंप्रूवमेंट की, मैं कोई पढ़ के याद करके आपको समझाने वाला नहीं हूं। तो ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र था दोस्तों, ये किसका था, कनिष्क के समय, ये इस तरह का क्षेत्र। और दोस्तों यहां पर एक इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि कनिष्क की कितनी राजधानियां थी दोस्तों, कुषाण की 2 राजधानियां थी, एक मथुरा और एक पुरुषपुर। तो दोस्तों मथुरा यहां पर है और पुरुषपुर यानी वर्तमान पेशावर पाकिस्तान में यहां पर है। तो दोस्तों यहां से लेके बस इस क्षेत्र को हमको शामिल करना है और इसको मार्क कर देना है।
बस क्लियर है दोस्तों। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र किसका हो गया दोस्तों? कुषाण का, है ना। अब इसमें हम थोड़ी सा इसको इंप्रूव करना चाह रहे हैं, इसको थोड़ी सा हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं दोस्तों, कि थोड़ी सी हमारी जो ये मैप है उसकी वेटेज बढ़ जाए। तो वेटेज बढ़ने के लिए क्या करना है दोस्तों? एक तो हमको इसको मार्क कर देना है मथुरा, करेक्ट है दोस्तों। तो आप इसको मार्क कर दो या मथुरा। ये वाला दोस्तों मैंने बता दिया, दो राजधानी थी, पेशावर, या इसको कर दो पुरुषपुर। ठीक है दोस्तों, हमको हमेशा से पता है कि ये वाला जो एरिया है ये क्या है? तक्षशिला। ये क्या है? तक्षशिला। दोस्तों मैं कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं बता रहा हूं, केवल जो आपको पहले से पता है वही बता रहा हूं दोस्तों। ये आपको हमेशा से पता है कि ये पता कौन सा एरिया है? चीन। ठीक है दोस्तों। और यहां पर दोस्तों अपन ने अशोक के समय से पढ़ते आ रहे हैं कि यहां पर क्या है? मनसहरा और शहबाजगढ़, ये पता है दोस्तों, और कुछ नहीं पता तो आपको यहां पर एक सिर्फ इतना लिख देना है, कंधार। क्या है दोस्तों? कंधार। ये हो गया दोस्तों सरल तरीके से कुषाण का साम्राज्य। बहुत ध्यान से देख लो दोस्तों, क्या मैंने ऐसा अजब किया है, गजब किया है? कुछ भी नहीं किया है, केवल मैंने कुषाण का यही चित्र बना दिया है। जो आप लिखोगे उसको एक छोटा सा वहां पे बॉक्स बना के 2 सेंटीमीटर का, और इस मैप को वहां पर बना दो, आपके इंप्रूवमेंट का लक्ष्य पूरा हो गया कुषाण में और कनिष्क में। करेक्ट है। अब क्योंकि हमको पता है साम्राज्य 3 ही है, तो दोस्तों हम इसके पहले का चलते हैं और इसके बाद का चलते हैं। देख लो दोस्तों, ठीक है। तो आपको यह समझ में आ गया कि ये है हमारा कुषाण का क्षेत्र और कनिष्क का क्षेत्र। जब कनिष्क का आए तो भी यही मैप यूज कर लेना, कुषाण आए तो भी यूज कर लेना दोस्तों। इसके पहले जो हमको चलना है, तो इसके पहले है गुप्त काल, और इसके बाद है, सॉरी दोस्तों माफ करना, इसके पहले है मौर्य काल और इसके बाद है गुप्त काल। तो मौर्य काल में दोस्तों हमको पता है, तो मौर्य काल के समय भी हम थोड़ी सा मैप बनाने की कोशिश करते हैं। ये वाला दोस्तों, तो हमको पता है कि जो मौर्य काल था वो सबसे ज्यादा भारत में केंद्रीकृत, प्रथम केंद्रीकृत शासक था, जिसने नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे देश में कब्जा करके रखा हुआ था। तो दोस्तों हमको पता है कि चीन से तो यहां पे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ये वाला प्रांत पूरा हमारा यही वाला था, और यहां से अपन ये चलते हैं ये वाला। तो दोस्तों ये एरिया पूरा का पूरा कहलाता है मौर्य काल का। ये तो दोस्तों ये पूरा एरिया हो जाएगा आपका किसका? मौर्य युग का। ठीक है। अब ध्यान में अपन को रखना है दोस्तों कि अगर आपको कुछ करना है तो यहां पर एक नदी है काबुल और एक नदी है आपका सिंधु। तो नदियों को दर्शा सकते हैं। यहां पर अगर से आप चाहें तो दूसरे मार्कर से, सॉरी यहां पर ऐसे तुंगभद्रा नदी इस तरह से दर्शा सकते हैं। तो दोस्तों केवल इतना याद रखना है कि दक्षिण में यहां तक और ऊपर जितना शासन था पूरा। ठीक है। अगर आप इसको वेटेज बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों, तो फिर आपको पता है कि उस समय हमारा क्या था? पाटलिपुत्र, ठीक है, या मगध। तो ये कर लो सीधे यहां पे राजधानी मगध, इतना हो जाएगा। यहां पर चाहो तो यहां पे लिख लो तक्षशिला। दोस्तों यहां पर आपको पता है ये क्या है? उज्जैनी। तो यहां पर लिख दो उज्जैनी। मैंने मैप वही बनाया है, थोड़ी सा उसका वेटेज बढ़ाने के लिए उज्जैनी डाल दिया, है ना, तक्षशिला डाल दिया, मगध डाल दिया, तुंगभद्रा नदी डाल दी, सिंधु नदी डाल दी, बस हो गया। दोस्तों आप खुद सोचो कि जो चेक का आंसर कॉपी करता है तो क्या इतना एक्यूरेट उसका मैप होगा कि एकदम एक्यूरेट, कितनी जगह कितने सेंटीमीटर ऊपर कुछ नीचे। दूसरी बात, वो रिस्पेक्टेड हमारे पुराने टीचर हैं जो कॉपी चेक करते हैं, और वो अपनी जीवन में हमारे जैसे छात्रों की ही कॉपी चेक करते हैं, उनको हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। वो कोई एलिमिनेट मार्किंग नहीं करते हैं, वो छात्रों को जानते हैं कि छात्र की बौद्धिक क्षमता या एक्सपर्टनेस कितनी होनी चाहिए। तो वो हमारे प्रयासों पर खुश होते हैं, हमारी कोशिश पर वो खुश होकर नंबर देखते हैं, हमारे बहुत पैमाने पर नंबर नहीं देते हैं दोस्तों। तो इसलिए आप अपने दिमाग से निकाल दो कि छोटी बहुत कमी रह जाएगी, ये रह जाएगा तो नंबर कट जाएंगे। कभी नंबर नहीं कटेंगे, बल्कि आपकी कमियों को निगलेक्ट करते हुए आपके प्रयासों को देख के वो आपको नंबर ज्यादा देंगे। तो दोस्तों मेरे हिसाब से एक कुषाण का ये हो गया, दूसरा आपका ये मौर्य काल का हो गया,
तीसरा दोस्तों हम इसके बाद का चलते हैं, तो तीसरा हमको पता है गुप्त काल। तो गुप्त काल में भी किसी का भी पूछ सकता है दोस्तों, तो गुप्त काल में भी आप एक छोटा सा मैप बनाओ। हमको ध्यान में रखना है दोस्तों कि गुप्त काल के बाद कौन सा काल चालू हुआ? राजपूत काल। राजपूत काल में क्या हुआ? हुड़ों का आक्रमण हुआ। तो जैसे जैसे गुप्त काल खत्म हुआ है, राजपूत काल की ओर बढ़ा है, धीरे धीरे गुप्त काल का साम्राज्य क्या हुआ? धीमे होने लगा, सॉरी धीमा नहीं, छोटा होने लगा। तो सबसे ज्यादा संकुचित क्षेत्र किसका था दोस्तों? गुप्त काल का, इन तीनों में। तो इसको याद रखना दोस्तों कि पूरा का पूरा इसका साम्राज्य केवल यहीं तक सीमित था। ये दक्षिण भारत अभियान चलाया था समुद्रगुप्त ने, ठीक है, उसको दो समुद्रों का विजेता कहा जाता था दोस्तों, तो इसलिए उसका ये एरिया और ये एरिया उसके कब्जे में था। तो बस इतना कर देना है दोस्तों। और यहां पर फिर इसके वजन बढ़ाने के लिए हमको वही करना है कि यहां पर हमको पता है पाटलिपुत्र है, मगध है, यहां तक्षशिला है, यहां उज्जैनी है, यहां पर मालवा का प्रांत है। बस ये छोटा छोटा हिस्सा करके यहां पर कांचीवरम है, तो कांची वगैरह यहां पर डाल देना है। इतना क्षेत्र हो गया दोस्तों, तो आपका वेट बढ़ गया, आपके कॉपियों का वेट बढ़ जाएगा और लगभग आधा से ज्यादा नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों आज जो हम टेस्ट सीरीज नंबर 1 पर हमने जो इंप्रूवमेंट के लिए विश्लेषण का काम कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों को दोस्तों ध्यान रखना है। आप मेरी बात से सहमत हैं? आप अपनी कॉपी देख लीजिए, चेक कर लीजिए, और ये इंप्रूवमेंट का काम आपको घर में बैठ के करना है, इसकी तैयारी करनी है। मुश्किल से आधा घंटे का समय लगेगा दोस्तों, पर आधा घंटे में गारंटी है कि हर साल एक न एक क्वेश्चन आता है इसमें से। तो इसकी तैयारी आप कर लो, बहुत बारीकी से ध्यान में नहीं रखना है, नॉर्मल ध्यान रखना है। कुषाण की बात आई तो रेशम मार्ग दक्षिण भारत, मौर्य की बात किया तो पूरा भारत, गुप्त काल की बात किया तो आपको याद रखना है हुणों का आक्रमण इसकी वजह से सीमित हो गया, और समुद्रगुप्त की बात किया तो दो सागरों का विजेता कहा जाता है, तो इसलिए हमारा ये पूर्व पश्चिम सागर का भी कुछ एरिया उसके कब्जे में था। दैट्स इट। बहुत बारीकी, बहुत एक्सपर्टनेस की नहीं है, बस स्मार्ट समय, छोटा समय, बहुत हल्के समय में, और अपने हाथों को एक्सपर्ट कर दो, बना दो। डेफिनेटली दोस्तों मैं केवल आपके 1 और 1.5 नंबर की बात करता हूं, आपको मिल जाएंगे, आपके इन नंबरों में वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों ये हो गया हमारे आज का पहला सबक जो आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन है, गांधी जी केवल एक राजनीतिक नेता नहीं थे जिन्होंने जन आंदोलन का आयोजन किया, बल्कि एक विचारक, एक विचारधारा जिसने आधुनिक लोकतंत्र की नींव को आकार दिया। विश्लेषण करिए। दोस्तों अगर आपका क्वेश्चन तैयार है बहुत अच्छी बात है, अगर आपका क्वेश्चन तैयार नहीं है तो मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं, आप मुझे ध्यान से सुनिए। ऐसे क्वेश्चन इनकाउंटर आपको हमेशा करने पड़ेंगे। हर एग्जाम में आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे जो सडनली आपके सामने आ जाएंगे। गांधी जी को 50 बार पढ़ा है, भाषाओं को पढ़ा है, उनके विचारों को पढ़ा है, पर इस तरह से आपने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि उनके विचार आधुनिक लोकतंत्र की नींव का काम करते हैं। तो अब इसको कैसे करना है दोस्तों, कैसे करना है? तो मेरा एक बात ध्यान रखना दोस्तों कि आपकी क्षमता रटे रटाए सिंपल क्वेश्चनों में उभर कर बाहर नहीं आएगी। आपकी योग्यता का परीक्षण, वास्तविक परीक्षण ऐसे ही क्वेश्चन में हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले मेरे सबक याद रखो कि ऐसे क्वेश्चनों को अपना स्कोप मानो। इस क्वेश्चनों को देख के सबसे पहले खुश हो, वाह एक क्वेश्चन मजेदार आया जिसमें मुझे दूसरे लोगों से लीड करने का मौका मिलेगा। तो अपना मनोबल कम करने की जगह मनोबल बढ़ाना है, और अब अपने मजबूत होकर ध्यान रखना है कि मुझे पता है कि मेरे अलावा ये क्वेश्चन का आंसर कोई भी बेहतर ढंग से नहीं बना पाएगा, तो मैं इसको बेहतर बनाऊंगा। और अब अपनी क्रिएटिविटी यहां पे शुरू करना है दोस्तों। तो कैसे करोगे? अब आप ध्यान दो कि ऐसे क्वेश्चनों को सबसे पहले दोस्तों डिसेक्शन करो, काटो, छोटे छोटे भागों में अलग अलग करो। तो सबसे पहला जो स्टेप है दोस्तों, डिसेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले उन क्वेश्चनों को अलग अलग भागों में बांटना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? एक राजनीतिक नेता नहीं थे, केवल एक राजनीतिक नेता नहीं थे। तो मतलब दोस्तों एक नेता के बारे में तो बताना है,
क्योंकि उसने बोला है केवल एक राजनीतिक नेता नहीं थे, पर नेता तो थे, भले कम थे या उसके अलावा भी थे, पर नेता के बारे में भी उसने बात की है। दूसरा बोल रहा है दोस्तों एक विचारक, बल्कि एक विचारक, तो नेता के साथ में दूसरा जोड़ दिया उन्होंने दोस्तों विचारक। तो गांधी जी क्या थे? विचारक थे। तीसरा दोस्तों देखो, अब यहां पर पूछा है ऐसे एक विचारधारा जिसने आधुनिक लोकतंत्र की नींव को आकार दिया। तो तीसरा उसने दे दिया दोस्तों कि जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र को, आधुनिक लोकतंत्र को, मतलब लोकतंत्र के आज के स्वरूप को इनके विचारों ने प्रेरित किया है। तो दोस्तों हमारे 3 पार्ट तो स्पष्ट दिखने लगे। एक नेता के बारे में बताना है, एक उनके विचार के बारे में बताना है, तीसरा हमको उनके ऐसे विचारों के बारे में बताना है जिन्होंने आधुनिक लोकतंत्र की नींव रखी। तो बस खत्म हो गया आपका जवाब। तो सबसे पहले बताओ, गांधी जी एक नेता के रूप में, गांधी जी एक नेता के रूप में, तो स्टार्ट करो। दक्षिण अफ्रीका, फिनिक्स आश्रम, रंग भेद नीति, पहला नेतृत्व, दूसरा असहयोग आंदोलन, तीसरा हमारा चंपारण सत्याग्रह, चौथा खेड़ा सत्याग्रह, पांचवा अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह, छठवां सविनय अवज्ञा आंदोलन, सातवां असहयोग आंदोलन। तो इस तरह से गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलनों का नेतृत्व किया। तो इस प्रकार गांधी जी एक नेता थे, किंतु नेता के साथ साथ उनके नेतृत्व से कहीं ज्यादा बढ़कर उनकी विचारधारा थी, जो गांधी जी के ना रहने के बावजूद भी आज प्रासंगिक है। तो इसको लेकर हमको आगे बढ़ना है। तो उनकी विचारधारा दोस्तों सत्य, अहिंसा, ठीक है, पंचव्रत, अपरिग्रह, जितने भी आप जानते हो दोस्तों। मैं रटाया प्रश्न का जवाब आपको प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं कि मॉडल आंसर उठाऊं और आपको यहां पर स्लाइड में चला दूं। ये मेरा काम नहीं है दोस्तों, क्योंकि उसका कोई भी फायदा आपको नहीं मिलने वाला। ऐसे क्वेश्चन मैंने एक आपको यहां पर ले दिए, मॉडल आंसर दे दिए, कितने क्वेश्चन लाऊंगा और कितने प्रकार के क्वेश्चन यहां ऐसे आ सकते हैं, नए क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं आपको पैटर्न पे डिस्कशन करना चाहता हूं, किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के कंटेंट पर डिस्कशन नहीं करना चाहता। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है दोस्तों? तो पहले हम नेता के बारे में बता दिए, फिर एक विचारक के बारे में बता दिए। अब जो दोस्तों सबसे मेन चीज आता है कि उसने पूछा है आधुनिक लोकतंत्र की नींव। तो दोस्तों आधुनिक लोकतंत्र का मतलब आपको पता है ना, कि लोकतंत्र का मतलब है कि ऐसा तंत्र जहां पर पावर किसके पास रहे? जनता के पास रहे। तो जनता के आधार पर जो विचारधारा उन्होंने प्रस्तुत की, वही आधुनिक लोकतंत्र की आज प्रासंगिक विचारधारा बन गई। लोग, सरकार उसी पर ज्यादा बल दे रहे हैं, वही विचारधारा न्यू कहलाएगी। जैसे उन्होंने सबसे पहली बात क्या बोली दोस्तों? ग्रामीण विकास। क्या बोला? ग्रामीण विकास। पूरा देश आज ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम कर रहा है। गांधी जी का कहना था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, ठीक है। दूसरा, गांव में स्वच्छता, गांव में स्वच्छता। तो याद करो, नरेंद्र मोदी आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की, वो आज प्रासंगिक है। तीसरा, उन्होंने किसकी बात की? पंचायती राज, ठीक है। ये आज हमारे लिए मूल बना हुआ है और इसी के आधार पर 73वां और 74वां संविधान संशोधन के आधार पर हम इसको संवैधानिक दर्जा दे चुके हैं। पांचवा, इन्होंने किसकी बात की? गांधी जी ने कुटीर उद्योग और आर्थिक रूप से भारत के गांवों को मजबूत बनाना। तो इस तरह से दोस्तों ये सब चीजें क्या हो गई? ऐसे विचार हो गए गांधी जी के, जिसने जनता को इन्होंने मजबूत बनाया, ग्रामीण जनता को यानी पब्लिक को मजबूत बनाया। और यही है आधुनिक लोकतंत्र की नींव। जब ग्रामीण मजबूत होगा, गांव मजबूत होगा, तो पूरा देश मजबूत होगा। बस अंतिम निष्कर्ष यही दिखाना है कि इनके माध्यम से जनता को मजबूती की बात की गई। सरकार आज इन्हीं विचारधारा को लेकर विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम बना रही है, मनरेगा से लेके और कहते हैं कुटीर उद्योग के लिए, बहुत सारे लघु और सक्षम उद्योगों के लिए बहुत प्रकार की स्कीमें चला रही है। और ये विचारधारा कहीं ना कहीं आधुनिक लोकतंत्र की नींव को मजबूत करते हैं और इसी के आधार पर आगामी जो हमारी पंचवर्षीय योजना है वो चल रही है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? तो दोस्तों ये हो गया आज का हमारा सेकेंड चैप्टर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जिस पर हमको चर्चा करनी है। देखिए क्वेश्चन
का सीधा सीधा आया है, भारत में जनजाति विद्रोह के क्या कारण रहे, चर्चा करिए। तो देखो दोस्तों, किसी हमारे दोस्त ने लिखा हुआ है विद्रोह के प्रमुख कारण अत्यधिक राजस्व वसूली, जंगल में संसाधनों पर कब्जा करना, धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़, जबरन सेना में भर्ती। दोस्तों सभी ये कारण है और ऐसा कोई पीएससी का विद्यार्थी नहीं है जो इसके कारण नहीं लिख सकता। जनजाति विद्रोह के कारण क्या रहे? जनजातियों का शोषण, जनजातियों के अधिकारों पर कब्जा, उनका ईसाईकरण, उनका कहते हैं जंगल से अधिकार समाप्त करना, जंगल पर प्रतिबंध लगाना, सब चीजें रही। इंप्रूवमेंट क्या है दोस्तों? इंप्रूवमेंट ये है कि कम से कम ऐसे क्वेश्चनों में फैक्चुअल भी आप ऐड करें, फैक्चुअल भी आप ऐड करें। इसमें लिखें कि 1822 का आबकारी अधिनियम, इसको डालें दोस्तों। 1860 में 1860 का जंगल कानून, जिसमें शिकार से लेकर सब पर प्रतिबंध लगाया गया था। दोस्तों 1850 का उत्तर अधिकार अधिनियम, जिसके तहत अगर कोई ईसाई बन जाता है तो भी उसको अपनी पैतृक संपत्ति में से अधिकार प्राप्त होगा। तो दोस्तों इन चीजों को जब तक आप नहीं डालोगे तब तक आपका आंसर सामान्य और जनरल आंसर ही कहलाएगा। और सबको, जो नॉर्मल ये 5 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, तो सबको, किसी को 2, किसी को 2.5, किसी को 3 नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आप यहां पर लिखते हैं कि अत्यधिक राजस्व वसूली, तो यहां पर लिखें जमींदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा। और जो भी प्रथा आपको पता था कि उस समय कौन सी प्रथा चलती थी, वो प्रथा आप लिखें, ठीक है। लिखें आप नील की खेती, आप वहां जंगल को कटाई, जो भी आप जानते हैं वहां उदाहरण सहित लिखते हैं, सीधा सीधा लिखें जबरन राजस्व वसूली, कॉमा करके लिखें कि राजस्व वसूली के लिए जो जमींदारी प्रथा, जो आपको जो भी प्रथा, मुझे भी याद नहीं आ रहा कौन कौन सी प्रथा थी, पर वो आपको याद करके वहां पे पॉइंट पॉइंट पे लिख। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे डील करते हैं, अब अपन इसको और थोड़ी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसको पार्ट में तोड़ लिया अपन ने, कि अपने दिमाग में बैठा ला कि ये जंगल है और ये आदिवासी है, ठीक है। अब ये आदिवासी विद्रोह क्यों करेगा? तो सबसे पहले दोस्तों कि हम उसके जंगल पर कब्जा करेंगे, या जंगल पर करेंगे। दूसरा, जंगल से उसके खाद्यान्न आते हैं, वो खाद्यान्न पे कब्जा करेंगे। तीसरा, हम इसको परेशान करेंगे, शोषित करेंगे। तो ये 3 आधार पे वो आंदोलन करेगा। एक, जंगल पे जो उसका स्थान है मूल निवास, एक जंगल से प्राप्त होने वाले रिसोर्सेस हैं वो, दूसरी बात, तीसरी बात है वो व्यक्ति पर खुद अटैक किया जाएगा तो भी वो रिप्लाई के रूप में क्या करेगा? विद्रोह करेगा। तो दिमाग में अपन ऐसा एक सिस्टम बना लेते हैं दोस्तों। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जंगल, तो हम पहला इन्होंने बोला, तो सबसे पहले लिखते हैं जंगल नीतियां या जंगल कानून। वहां पर बिल्कुल लिखो 1860 की जंगल कानून, शिकार पर प्रतिबंध और जंगल से खाद्यान्न उत्पादन पर प्रतिबंध, मिट्टी और जल पर उपयोग पर प्रतिबंध। इस तरह से आप जो भी आप जानते हैं उस पर लिख सकते हैं दोस्तों। दूसरा पॉइंट आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं जंगल से वो जो उत्पादन करता था, तो जंगल में कृषि पर प्रतिबंध, जंगल में शराब बनाने पर प्रतिबंध, विद्रोह चालू हो गया इसी कारण से 1862 का 1822 का नियम। इस तरह से करें दोस्तों। फिर तीसरा, हम व्यक्ति पर प्रतिबंध की बात कर रहे हैं, यानी उसका धर्म परिवर्तन, और ईसाई धर्म के लिए ज्यादा वहां प्रोत्साहन दिया जा रहा था, तो उसको लेके भी उनके मन में, क्योंकि वो धार्मिक होते हैं, अपने मूल वंश से इतने भोले मानस होते हैं कि वो पेड़ पत्ते को भी पूजा करते हैं और उनको पूरी जीवन आस्था रखते हैं उनके प्रति, और उनका धर्म परिवर्तन किया जाएगा तो उनको मन में उनके एक प्रकार की अपेक्षित भावना तो पैदा होगी ही। तो दोस्तों इस तरह से मेरे कहने का मतलब है कि आप पहले पॉइंटों का निर्धारण करें, साथ में उसके आंसर में 2 नंबर 2.5 नंबर बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे फैक्चुअल बिंदुओं का इस्तेमाल करें जिससे आपके आंसर को वेटेज मिले। जैसे हम लिखते हैं जंगल कानून, तो वहां पर लिखें 1860 का नियम, शिकार पर प्रतिबंध ऐसा। जंगल में उत्पादन पर वो, तो हम लिखें आबकारी अधिनियम 1800 ये। फिर अपन लिखते हैं कि अगर राजस्व प्रणाली, तो वहां पर लिखें जमींदारी व्यवस्था, ठेकेदारी प्रथा, इस तरह की प्रथाएं, ठीक है। फिर अगर लिखते हैं धर्म परिवर्तन, तो हम लिखें ईसाई मिशनरी, चर्चों का निर्माण और धर्म में परिवर्तन। तो दोस्तों जब तक ये नहीं करेंगे तब तक आपको अच्छे नंबर प्राप्त नहीं होंगे। मैं पूरा आंसर डिस्क्राइब नहीं करने बैठा हूं यहां पर, मैं आपको केवल इंप्रूवमेंट की बात कर रहा हूं। दैट्स इट दोस्तों। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे अपन आते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन पढ़ लो दोस्तों। क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में कृषि का व्यवसायीकरण पर चर्चा करें। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों? चर्चा करें। यहां पर देखो, क्वेश्चन को समझो पहले कि कृषि के व्यवसायीकरण पर चर्चा करें। तो चर्चा करें तो इसका मतलब है उसने इस क्वेश्चन के किसी एक पर्टिकुलर भाग पर बल नहीं दिया। तो हम क्वेश्चन क्या है? कृषि का व्यवसायीकरण। करेक्ट है दोस्तों। तो इसका मतलब है चर्चा करना है, तो हम इसके ऊपर भी जा सकते हैं, इसके नीचे भी जा सकते हैं। तो अगर हमें संतुलन बनाना है तो पहले ऊपर जाएं, तो कृषि का व्यवसायीकरण का उद्देश्य या हम कर सकते हैं कृषि का कारण। दूसरा, खुद व्यवसायीकरण में क्या किया गया। और तीसरा आते हैं दोस्तों प्रभाव। ठीक है, दूसरा दोस्तों आगे का पार्ट देखो, कृषि व्यवसायीकरण के विभिन्न परिणामों की चर्चा करें। तो कृषि की व्यवसायीकरण पर भी चर्चा करें और परिणामों पर भी चर्चा करें। तो व्यवसायीकरण में हम व्यवसायीकरण की बात कर सकते हैं, कारण की बात कर सकते हैं, और प्रभाव की चर्चा करने में हम दोस्तों दो बात कर सकते हैं, एक सकारात्मक प्रभाव और एक नकारात्मक। अब दोस्तों इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि यह बात कब कर रहा है? औपनिवेशिक साम्राज्य की, यानी अंग्रेजों के शासनकाल की। तो अंग्रेजों का शासनकाल स्वार्थ से भरा पड़ा था। पूरा विश्व को पता था कि उनका मंतव्य, उनका उद्देश्य क्या है, तो शोषण करना था। कोई कल्याण के काम करने उनका उद्देश्य नहीं था। तो इसका मतलब है कि इसमें सकारात्मक नकारात्मक परिणाम तो होंगे, पर 90 से 80% दोस्तों नकारात्मक होंगे और 10 से 15% परिणाम कैसे होंगे? सकारात्मक। तो कुछ सकारात्मक परिणाम भी लिखें, कुछ नकारात्मक परिणाम भी लिखें। तो अब जैसे आता है कृषि के व्यवसायीकरण का कारण। तो दोस्तों कई दोस्तों को मैं देखता हूं कि एकदम शॉर्ट में और जल्दबाजी में लिख देते हैं कि ब्रिटिश काल, ठीक है, ब्रिटिश काल अपने लाभों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, लाभ कमाने के लिए कृषि का व्यवसायीकरण किया। दोस्तों ये 3 डायमेंशनल आंसर नहीं है। आप थोड़ी डीप में सोचो, कारण क्या था? तो कारण के साथ में 3 से 4 प्रकार के कारण होने ज्यादा अच्छा है। तो पहला कारण क्या था? बिल्कुल लाभ कमाने के लिए लिख सकते हो, अपने स्वार्थ के लिए लिख सकते हो। दूसरी बात, वहां पर औद्योगिक क्रांति हुई थी। कहां पर औद्योगिक क्रांति हुई थी दोस्तों? ब्रिटेन में। तो उसके लिए क्या चाहिए था? कच्चा माल। तीसरी बात दोस्तों कि कच्चा माल से उत्पादन तो वृद्धि हो रही थी, तो उसको बाजार भी चाहिए था। तो बाजार के रूप में भी हमारा व्यवसायीकरण हो रहा था। बाजार के रूप में कैसे व्यवसायीकरण होगा दोस्तों? जब आप घर के लिए खेती करोगे तो घर के लिए सीमित खेती करोगे। जब व्यवसायीकरण के लिए खेती करोगे, लाभ कमाने के लिए, तो खेती की मात्रा बढ़ जाएगी। और जब खेती की मात्रा बढ़ जाएगी दोस्तों, तो आप विभिन्न प्रकार के बीज, विभिन्न प्रकार के उर्वरक, बैलगाड़ी की जगह ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, इनका इस्तेमाल करोगे। तो आप ऑटोमेटिक एक बाजार के रूप में आप विकसित हो जाओगे। आप जहां उत्पादक की बात कर रहे हो, तो आप स्वतः ही बाजार भी बन रहे हो। ठीक है, तो लाभ कमाने के उद्देश्य से, औद्योगिक क्रांति की वजह से, कच्चा माल के लिए प्राप्ति के लिए, एक बाजार व्यवस्था उत्पन्न करने के लिए, और उस समय यूरोप में युद्ध हो रहे थे, तो यूरोप बाजार के रूप में प्रतिबंधित होता जा रहा था, कच्चा माल के रूप में कम होता जा रहा था। तो इसका ऑप्शन, विकल्प कौन उभर रहा था? तो विकल्प उभर रहा था भारत। तो इस तरह से हो गए व्यवसायीकरण के कारण। फिर दोस्तों हम सेकंड में बताते हैं व्यवसाय। तो व्यवसाय के रूप में क्या बताएंगे? तो व्यवसाय के रूप में हमारी गार्डनिंग खेती चालू हुई, चाय की खेती, और कहते हैं कॉफी की खेती, गन्ना की खेती, कपास की खेती, जूट पटसन की खेती, ये सब चीजें जो हो रही थी, नील की, अफीम की खेती, ये सब चीजें क्या हो रहा था? हमारा व्यवसायीकरण, और व्यवसायीकरण में वृद्धि हो रही थी। फिर दोस्तों सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव। तो सकारात्मक प्रभाव तो कम है कि लोगों की आय बढ़ना चालू हो गई, लोग व्यवसायीकरण से वो हुए, नई नई फसलों का उत्पादन चालू हुआ, नई फसलों के उपयोग से वाकिफ हो गए। वरना पहले चाय की खेती को कहां जानते थे, नील का उपयोग कहां जानते थे। लेकिन इस व्यवसायीकरण से लोगों ने इन सब नई नई योजनाओं से, नई नई तकनीकों से और इन फसलों के उपयोग से भी वाकिफ हो गए। और नकारात्मक तो आपको पता है, जमींदारी व्यवस्था चालू हो गई, ठेकेदारी व्यवस्था चालू हो गई। सबका ओवरऑल उद्देश्य क्या हुआ? शोषण। तो गरीबों का शोषण, कृषकों का शोषण हो गया। बिचौलिया प्रथा चालू हो गई, उससे भी क्या हुआ? शोषण। खाद्यान्न फसल का रकबा कम हो गया, तो उससे खाने के लिए गंभीर समस्याएं पैदा हो गई, बहुत सारे अकाल पड़े। तो ये सब चीजें जो हैं, ये क्या है दोस्तों? इसके नकारात्मक प्रभाव। क्लियर है दोस्तों? अब लास्ट एंड लीस्ट, नॉट लीस्ट, सॉरी,
ओनली लास्ट मैं आपको बात करता हूं कि अब इसमें हम इंप्रूवमेंट के लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों। तो इंप्रूवमेंट के लिए मेरा कहना है कि आप सीधे यहां पर एक बॉक्स बनाओ ब्रिटेन, एक बॉक्स बनाओ यूरोप, एक बॉक्स बनाओ इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो ये कच्चा माल, ये उत्पादन, ये दोस्तों कच्चा माल, ये उत्पादन, ये दोस्तों उत्पादन और ये कच्चा माल। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर उस समय औपनिवेशिक काल में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, डच कंपनियां भी थी और फ्रांसीसी कंपनी भी थी, बहुत सारी कंपनी थी और सभी के साथ में हमारा व्यापारिक उत्पादन होता था। तो यूरोप से भी हो रहा था, दूसरे कंट्री से भी हो रहा था। तो इसको हम इस मैप के रूप में एक छोटा सा प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो ये आपके लिए आधा नंबर ज्यादा प्रदान कर सकता है दोस्तों। अगर आपको ये मैप समझ में ना आया हो तो मैं दोबारा इसको फिर से बताता हूं दोस्तों। ये देखो दोस्तों, तो ये छोटा सा मैप हमने अपने आंसर के साथ ऐड कर दिया। तो मुझे लगता है दोस्तों कि आपको डेफिनेटली आधा नंबर बढ़ सकता है। तो ये है दोस्तों कंक्लूजन। आज टेस्ट सीरीज क्रमांक 1 में हमने 3 बातें सीखी हैं। सबसे पहले मैंने जो बताया था कि गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल, इसके बारे में अगर से क्वेश्चन पूछते हैं तो इसका मैप आप पहले से तैयार करके रखो। और साम्राज्य के बारे में पूछा ही जाता है, ना भी पूछे, अगर पूछता है कि कुषाण के समय में सांस्कृतिक विकास को, प्रशासनिक व्यवस्था को करें, तो प्रशासनिक व्यवस्था तो लिखें, साथ में एक छोटा सा साम्राज्य का भी एक्स्ट्रा में दे दें। अगर पसंद आएगा तो नंबर आधा नंबर दे देगा, नहीं आएगा तो कोई नंबर काट भी नहीं लेगा। क्लियर है दोस्तों, वो कर सकते हैं। दूसरा, जैसे मैंने क्वेश्चन किया था आपका गांधी जी का, तो ऐसे क्वेश्चनों को जो हमको अचानक इनकाउंटर करने हैं तो उनको पहले 3 भागों में तोड़ लें, 4 भागों में तोड़ लें और फिर उसने लास्ट में जो थीम है तो वो 4 भागों से कैसे हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं उसको देखें और फिर आंसर लिखें दोस्तों। तीसरी बात, मैंने क्वेश्चन किया था जंगल विद्रोह की बात की थी, आदिवासी विद्रोह की, तो उसमें केवल एक क्षेत्र ना ले, पहले आदिवासी को देख लें, विद्रोह क्यों करेगा, उसकी जमीन छिनेगी, उसका खाने क्या छिनेगा, उसका धर्म छिनेगा, तो इन सब चीजों को लें। और अगर आंसर को आपको महत्वपूर्ण बनाना है, वजनदार बनाना है, तो उसके साथ में इनफैक्ट का भी उपयोग करें, अधिनियमों का डालें, कानून का डालें, राजस्व प्रणालियों के नाम डालें। और लास्ट मैंने किया था दोस्तों औपनिवेशिक शासन वाला, ये वाला क्वेश्चन किया था। तो ये वाले क्वेश्चन का सीधा सीधा था कि इसको भी पहले डिसेक्शन कर लें। क्वेश्चन क्या पूछा है, कृषि का व्यवसायीकरण, तो पहले कारण लिखें, व्यवसायीकरण लिखें, फिर परिणाम लिखें, सकारात्मक नकारात्मक। लोग क्या करते हैं, फुल आंसर है तो किसी एक ही भावना में बहे जाते हैं, पर संतुलन कब होगा दोस्तों, फिर इसको मैं बताता हूं। देखो कि संतुलन करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि कृषि का औपनिवेशीकरण आप लिख लें, इसके आप डायमेंशन देख लें तो आपको मिल जाएगा कारण, और कैसे औपनिवेशीकरण में कृषि का व्यवसायीकरण हुआ वो मिल जाएगा, प्लस मिल जाएगा प्रभाव। प्रभाव 2 भागों में, सकारात्मक और नकारात्मक, क्योंकि अंग्रेज थे तो नकारात्मक ज्यादा हुआ है, इसका परसेंटेज ज्यादा, इसका परसेंट कम, इसका मैक्सिमम 30% रखो दोस्तों, इसको 70% रखो। अब ये जो तो 2 हैं तो इसको 30% में रखो और इसको 30% में रखो दोस्तों, और इसको 40% में रखो। तो इस तरह से ये वाला हिस्सा बड़ा हो जाएगा, ये वाला हिस्सा कम हो जाएगा, ये वाला हिस्सा बड़ा हो जाएगा और ये वाला हिस्सा कम हो जाएगा। तो इस तरह से एक दोस्तों पैटर्न बन जाएगा आपका और ये आपका आंसर संतुलित होगा। तो इस प्रकार की प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज के पहले करें, आंसर देने के पहले करें, तभी आपको आपके आंसरों में इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मैंने जो भी मेरा नॉलेज था, मेरा अनुभव था, मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको पसंद आए तो आप अपने स्वयं विवेक से इसको एक बार जांचें, परखें, सोचे बैठे कि ये सही है या गलत है, जो मैं टेक्निक बता रहा हूं वो कैसी है। और अगर सही लगती है तो उसको अपनाएं, ज्यादा नंबर इंप्रूव करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें, कमेंट्स करें और दूसरे लोगों को भी बताएं तो वो इससे भी लाभान्वित हो पाएं। थैंक यू। अगले टेस्ट के बाद फिर जब अपनी क्लासरूम में विश्लेषण होगा तो क्लासरूम में इसी तरह मैं आपको क्या इंप्रूव करना है आपके आंसरों में, फिर क्लासरूम में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको समस्या होती है दोस्तों तो मंथन एकेडमी में एक टेस्ट हो चुका है, दूसरे टेस्ट में आप आ सकते हैं और हर टेस्ट के समय, टेस्ट के बाद हम इस तरह का डिस्कशन करते रहेंगे लास्ट तक। हमारे कुल 36 टेस्ट हैं, 36 टेस्टों में डिस्कशन में हम एक साथ बहुत लेक्चर देने वाले नहीं हैं, कोई फायदा नहीं होगा, केवल हमारे कानों को सुख मिलेगा। इसलिए
केवल छोटे 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 इंस्टॉलमेंट में एक एक चीजों में हम इंप्रूवमेंट करने को रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।